जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो वैश्विक स्तर पर कई सारी समस्याओं को जन्म देती है, जैसे कि गरीबी हुआ, बेरोजगारी, भूखमरी, रहने की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, पर्यावरण संबंधी समस्या, गंदगी का बढ़ना, ठीक है, आपराधिक प्रवृत्तियों का बढ़ना। ये सारी की सारी समस्याओं की जड़ कहीं न कहीं अति जनसंख्या होती है। लेकिन चाइना में यदि हम बात करें तो यह इसका एक उल्टा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। चीन में हाल ही में वहाँ की सरकार ने दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। मतलब देखिए कि चाइना में इस प्रकार का बड़ा परिवर्तन जो है कि 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है, वो कहीं न कहीं यहाँ की अब जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, जनसंख्या में जन्म दर की वृद्धि करने के लिए एक कदम दिखाई दे रहा है। तो आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि चीन जो है, वहाँ दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति क्यों दी है? और जहाँ चीन में एक समय 1 बच्चा नीति चल रही थी, फिर 2 बच्चा नीति हो गई, उस नीतियों का क्या परिणाम रहा और किस प्रकार से वो नीति खत्म करके सरकार नई नीति लेकर आ रही है। बात करते हैं लेक्चर में चीन में दंपतियों को 3 बच्चा करने वाली नीति को लेकर। चीन में दोस्तों जो सरकार है वो है कम्युनिस्ट सरकार। हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जिनके जो नेता हैं, हेड हैं, जिनपिंग हैं, उन्होंने 3 बच्चा पैदा करने की जो नीति है चाइना में, उसको बोल सकते हैं कि अनुमति दे दी है। कहा है कि भाई परिवार नियोजन नियमों में औपचारिक रूप से संशोधन किया गया है और चीन की विधायिका ने इस 3 बच्चा नीति को अनुमति दी है। इसका उद्देश्य कहीं न कहीं घटती जन्म दर को बढ़ावा देना है। याद रखिएगा कि चाइना में जो जन्म दर घट रही है, उस जन्म दर को बढ़ावा देना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही इस नीति में चाइना की सरकार ने और भी कई नीतिगत उपायों की घोषणा की है। यदि हम बात करें कि ये निर्णय क्यों आया, तो इस निर्णय के आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हाल ही में पिछले साल के चीन के जो जनसंख्या संबंधी सर्वे सामने आए थे, उस सर्वे के मुताबिक 2020 में चाइना में केवल 1.2 करोड़ बच्चे ही पैदा हुए हैं। और यदि 2019 में बात करें तो 2019 में 1.46 करोड़ बच्चे यहाँ पर पैदा हुए थे। तो 2019 के मुकाबले 2020 में इनकी संख्या में और भी गिरावट आई है, जो चीन के लिए एक चिंता का विषय बना रहा। इसके अलावा यदि हम बात करें चीन में, तो चीन की जो प्रजनन दर है दोस्तों, वो 1.3% पर ठहर गई है और चीन को सबसे कम प्रजनन दर वाले देशों में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कि चीन की जो प्रजनन दर है उसमें बहुत बड़े लेवल पर आपको कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर समस्या ये रही कि चीन में ये प्रजनन दर की कमी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगामी भविष्य में संकट उसके लिए लाने वाला है, जो कि वहाँ के नेताओं के द्वारा अभी भांप लिया गया है और उसी संकट को भांपते हुए चाइना की पुरानी नीति में बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चाइना की पुरानी नीति क्या थी। चाइना में जो अभी तक जनसंख्या को लेकर नीति चल रही थी दोस्तों, वो नीति थी वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी। कौन सी नीति चल रही थी? तो याद रखिएगा, चाइना में जो नीति चल रही थी अभी तक, वो चल रही थी वन चाइल्ड पॉलिसी। याद रखना है कि जैसे कि हमने देखा था कि 1980 का जो दशक रहा, 1970-1980 के दशक में भारत में भी हमको बड़े लेवल पर जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही थी। वैश्विक स्तर पर बड़ी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई। वो काल ऐसा था कि भारत में भी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है, चाइना में भी तीव्र वृद्धि हो रही थी। भारत में भी इस समय कई सारे प्रयास किए गए, चाइना में भी कई सारे प्रयास किए गए। चाइना में यदि हम देखें तो 1980 के दशक में वहाँ के राष्ट्रपति थे डेंग शाओपिंग। याद रखें, डेंग शाओपिंग, जैसा कि ये चित्र उन्हीं का है, डेंग शाओपिंग थे ये उस समय राष्ट्रपति थे, कहाँ के? चाइना के। कब थे? 1980 के। ठीक है, तो इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी, एक बच्चा नीति जो थी, उसको लागू करवाया और इसके सख्ती से लागू करने की बात की गई थी। केवल लागू नहीं किया, इसको सख्ती से लागू किया, आप ये बोलेंगे। ये वो समय था जब चीन की जनसंख्या जो थी वो 1 अरब के करीब पहुंच रही थी और चीन की सरकार के सामने बहुत बड़ी चिंता थी। चिंता ये थी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने कि अगर देश की जनसंख्या ऐसी बढ़ती चली गई तो आर्थिक प्रगति को बाधा करेगी। मतलब ये है कि उनके लिए रहने के लिए मकान, खाना, व्यवस्था, बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जिसके चलते हमारी आर्थिक प्रगति जो रहेगी वो बाधित होगी। तो इस चीज को देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने 1980 के दशक में राष्ट्रपति डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में निर्णय लिया एक बच्चे की नीति का और उसको सख्ती से लागू करवाने की भी बात की थी। लेकिन यहाँ था कि इस नीति को बहुत ही कठोर तरीके से लागू किया गया। इस नीति को लागू करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए गए, जिसके तहत एक बच्चा पैदा करने वाले परिवारों के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहन दिया गया, मतलब आर्थिक रूप से प्रोत्साहन करने की बात की गई। गर्भ निरोधक उपायों को यहाँ पर बोल सकते हैं कि व्यापक तौर पर उपलब्ध करवाया गया। अगर कोई भी व्यक्ति इस नीति का उल्लंघन करता था, उस पर कई सारे प्रतिबंध लग जाते थे। कई सारे प्रतिबंध लग जाने का मतलब ये था कि उनको सरकारी नौकरियों में या इस प्रकार की बहुत सारी सेवाओं को उनके लिए बंद कर दिया जाता था।
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो सरकार ने इस नीति को बहुत ही कठोरता के साथ लागू करने के लिए किया, क्योंकि उस समय बढ़ती जनसंख्या के कारण आने वाली समस्याएं चीन की सरकार देख रही थी। ठीक है, तो उन्होंने इस नीति को पूरी तरीके से लागू करवा दिया और फिर उस समय के जो लोग थे उन्होंने इसकी आलोचनाएं भी की थी, क्योंकि इस नीति को जिस प्रकार से लागू करवा रहे थे उसकी कई बड़े लेवल पर आलोचनाएं भी की थी। तो याद रखिएगा, यदि एक बच्चा नीति की आलोचना की बात करे तो इसकी बड़े लेवल पर आलोचनाएं की थी। जब इस नीति को लागू करवाया था तो इस नीति को एक सफलता के रूप में बताया जा रहा था। उसमें ये एक दावा कर रहे थे चाइना के लोग और बाकी लोग कि यहाँ पर चाइना के 40 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोककर, मतलब कि अगर उसी रफ्तार से लोग बढ़ते तो लगभग 40 करोड़ लोग और ज़्यादा पैदा हो जाते। तो ऐसे लोगों को पैदा होने से रोककर जो भोजन संबंधी समस्याएं आती, पीने के पानी की समस्याएं आती और पर्यावरण प्रदूषण संबंधी, वाहन संबंधी, रहने संबंधी जो भी समस्याएं आती, उनके कारण उन सभी समस्याओं को टाल दिया गया है एक बच्चा नीति के माध्यम से, ऐसा कहा गया था। लेकिन एक बच्चे की जो सीमा इन्होंने इन्होंने निर्धारित की थी उसने ये देश में एक असंतोष भी बना दिया था। वो असंतोष जो रहा वो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ रहा, बड़े पैमाने पर लोगों में असंतोष रहा। असंतोष के कारण क्या रहे कि इस नीति को इन्होंने बहुत ज्यादा कठोरता से लागू किया गया। अब जब कठोरता से लागू किया गया तो इसके कारण क्या हुआ, जबरन गर्भपात करवाया गया, नसबंदी जैसी जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत क्रूरता तरीके से इस्तेमाल किया गया था इन सब नीतियों का, है ना। इसके अलावा ये नीति चीनियों के लिए अन्यायपूर्ण साबित हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो अमीर लोग थे, अमीर लोग जो थे वो कहीं ना कहीं इस नीति का उल्लंघन अगर कर देते तो उन पर जो भी प्रतिबंध लगते उसके कारण उसको भुगत सकते थे। मतलब अमीर लोगों के पास पैसा था, अगर वो इस नीति का उल्लंघन करते तो उनके ऊपर जो भी सरकार की तरफ से पाबंदियां लगाई जाती थी उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं उसको भुगत सकते थे। लेकिन गरीब लोग अगर ऐसे में अगर इस नीति का उल्लंघन कर देते थे तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता था। इस दंड का भुगतना, मतलब पूरे पूरे दंड का जो भार पड़ता था ना, वो भार गरीब लोग जनता के ऊपर पड़ जाता था। एक समस्या थी। इसके अलावा ये था कि मानव अधिकारों का उल्लंघन भी इस नीति में बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। भाई आप जबरदस्ती क्या कर रहे थे कि नसबंदी करवा रहे थे, कुर्ता करवा रहे थे, जरमान गौरवपात करवा रहे थे जबरन करके, तो कहीं ना कहीं ये मानव अधिकारों के उल्लंघन की तरफ भी देखा जा रहा था। तो इन सब चीजों के कारण चीनी सरकार की बहुत बड़े लेवल पर आलोचनाएं हुई। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रजनन की सीमा लागू करने का जो है एक उपकरण के तौर पर इसको कहीं ना कहीं करने लगे थे। इसके कारण पुरुषों के पक्ष में लिंगानुपात को भी प्रभावित किया गया। तो एक ये भी एक परिणाम हुआ कि इस नीति के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि पुरुषों के जन्म को बोल सकते हैं कि बढ़ावा दिया गया, महिलाओं के जन्म को बोल सकते हैं कि कम किया गया। इस नीति के चलते कन्या भ्रूण हत्या की समस्याएं हुई, गर्भपात की जो संख्या उसमें वृद्धि हुई, जो अनाथालय होते थे उसमें लड़कियों की संख्या बढ़ी है, लोग लड़कियों को वहां डाल डाल के आ जाते थे। इसके अलावा चीन में सबसे बड़ा जो 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 समस्या आई वो कि चीन में वृद्धों की संख्या में अन्य देशों की तुलना में तीव्र वृद्धि हो गई। देखो क्या हुआ कि ये एक सबसे बड़ा कारण है। यदि हम वर्तमान में भी बात करें तो वर्तमान में सबसे बड़ा कारण जो एक नवीन नीति लाने का रहा, नीति में परिवर्तन करने का रहा, वो ये था कि चीन में नए बच्चे जो थे वो कम हो रहे हैं, कम नए बच्चे होंगे। अच्छा, नए बच्चे कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो पुराने बच्चे पहले पैदा हो चुके थे उनकी उम्र जो है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो नए आ नहीं रहे हैं और पुराने की उम्र बढ़ रही है। इसके चलते वहां पर बूढ़े बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा हो गई। अच्छा, जब भी किसी भी देश में बूढ़ों की संख्या ज्यादा हो जाएगी दैट मीन्स कि वो एक प्रकार से कैसी जनसंख्या बन गई है, आश्रित जनसंख्या बन गई। और जैसे ही किसी भी देश में आश्रित जनसंख्या ज्यादा रहेगी इसका मतलब कि वहां पर कार्यशील जनसंख्या की कमी हो जाएगी, और कार्यशील जनसंख्या अगर कमी हो जाएगी तो कमाने वाले व्यक्ति कम हो जाएंगे और खाने वाले व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं देश के आर्थिक विकास को, आर्थिक उत्पादन क्षमता को प्रभावित करेगा और देश जो है वो पीछे होता चला जाएगा। तो ये सारे के सारे कारण थे जो कि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वन चाइल्ड जो पॉलिसी थी उसके कारण दिक्कतें यहाँ पर पैदा हुई थी। अब ये था कि इस नीति को बंद कर दिया गया। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इस नीति के कारण वृद्धों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही थी और आर्थिक विकास को नुकसान हो रहा था। जो 1980 में डिसीजन लिया गया था उस समय की सरकार ने, वो यही लिया गया था कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो आपका आर्थिक विकास रुकेगा, लेकिन यहाँ पर वो निर्णय उल्टा साबित हो गया। जैसे ही उन्होंने इस चीज को बहुत सख्ती से लागू किया, चीन की जनसंख्या में नए जो बच्चे थे वो पैदा नहीं हुए और पुराने लोगों की उम्र बढ़ती चली गई, तो इसके कारण वहां पर वृद्ध आबादी जो है वो
संख्या बढ़ रही है। अगर ये वृद्ध आबादी की जनसंख्या पूरी तरीके से और बढ़ जाएगी तो चाइना जो हो जाएगा वो विश्व का सबसे बूढ़ा देश हो जाएगा, और चाइना अगर विश्व का सबसे बूढ़ा देश हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि वहां पर सबसे ज्यादा लोग खाने वाले हैं और कमाने वाले लोग कम हैं। तो अर्थव्यवस्था जो होगी वो कहीं ना कहीं विकास तेजी से नहीं कर पाएगी और एक प्रकार से आर्थिक विकास को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसा हुआ कि वर्तमान में जो सरकार वहां पर है उसको इस वृद्ध आबादी की वजह से आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचने का जो भय है वो दिखने लगा। इसलिए उसने क्या बोला कि भाई एक बच्चा नीति जो है इसको खत्म करते हैं, और इसके बाद यहां पर जो बदलाव किया गया वो बदलाव किया गया कि प्रत्येक विवाहित जोड़े को 2 बच्चे की अनुमति दी गई कि भाई आप एक काम कर सकते हैं, आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो 1980 से जो पॉलिसी चाइना में चल रही थी वो चलते चलते 2015 तक आई। 2015 में सरकार ने बदलाव किए और उसके बाद 2016 से आप ये बोल सकते हैं कि वहां पर 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति सरकार के द्वारा पूरी तरीके से प्रदान कर दी गई। तो 1980 से 2015 का जो पीरियड रहा उसमें कहीं ना कहीं चीन की आबादी में वृद्ध आबादी बढ़ी और उसकी वजह से पॉलिसी चेंज करना पड़ा। लेकिन समस्या ये आई कि वन चाइल्ड पॉलिसी में छूट तो दे दिया गया, वहां पर युवाओं के अनुपात में कुछ सुधार की भी बात हम लोग कर रहे हैं कि वहां पर सुधार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनसंख्या का संकट इनके सामने है वो संकट तो बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक सुधार उनके लिए अपर्याप्त माना गया कि केवल एक सुधार कर देने से क्या आपके यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था एकदम से बदल जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए माना गया कि इस संकट को टालने के लिए यहाँ पर नीति में केवल ये बदलाव कर देना कि आप एक की जगह पर 2 बच्चे पैदा कर लो तो आपके यहाँ पर सारी व्यवस्था सही हो जाएगी, तो ये सही नहीं रहा। तो यहाँ पर सरकार ने वर्तमान में एक और बड़ा डिसीजन ले लिया। वो डिसीजन क्या ले लिया कि अब भाई अब 2 बच्चे नहीं, अब आप जो है वो 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब क्या कि 2 बच्चे के स्थान पर 3 बच्चों की पॉलिसी कर दी है कि अब यहाँ के जो दंपत्ति हैं वो मैक्सिमम 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं और इस तक इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा। 3 बच्चों की नीति करने के बाद यहाँ पर सरकार का यह मानना है कि इससे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वहां पर जो लिंगानुपात है वो भी सुधरेगा और जनसंख्या संबंधी जो समस्याएं आने वाली हैं वो भी सुधर सकती हैं। लेकिन विशेषज्ञ यहाँ पर अपनी अलग राय देते हैं। यदि हम बात करें तो याद रखिएगा कि विशेषज्ञ जो है उनका मानना यह है कि केवल प्रजनन के अधिकारों पर ढील देने से कुछ नहीं हो जाएगा। प्रजनन के अधिकारों को ढील देने से आगामी अवांछित जनसंख्याकीय बदलाव को से आप बच नहीं सकते हैं। मतलब कि आप केवल प्रजनन अधिकारों को अगर बचा लेते हैं तो इससे ये नहीं हो पाएगा कि आप पूरी तरीके से आपके आगामी संकट को टाल देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ और डिसीजन लेने की भी जरूरत है, कुछ और क्षेत्रों में भी सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ देखिए आप लोग कि वर्तमान में कम बच्चे पैदा होने का मुख्य कारण केवल ये नहीं है कि आपकी पॉलिसी है ना। आप अगर ये सोचकर चल रहे हैं कि केवल पॉलिसी के कारण ही आपके यहाँ पर या किसी भी देश में कम बच्चे पैदा होंगे, तो वो केवल ये नहीं है। एक्चुअल में वो 1980 का दशक था और आज की यदि हम बात करते हैं तो ये 21वीं शताब्दी में दूसरा तीसरा दशक चल रहा है। तो इस समय तक की व्यवस्था में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। तो इसके अलावा भी कई सारे रीजंस हैं जो जनसंख्या की वृद्धि को, प्रजनन दर को प्रभावित कर रहे हैं। इन रीजंस में आप कुछ रीजंस को देख सकते हैं, जैसे कि लोगों का जीवन यापन करने का तरीका। भाई 1980 20वीं शताब्दी की अपेक्षा 21वीं शताब्दी में इन 30-40 सालों में लोगों के जीवन यापन करने के तरीके में बहुत ज्यादा अंतर आया है। शैक्षिक स्थिति में अंतर आया। भाई शैक्षिक स्थिति जो रही है वैश्विक स्तर पर वो भी बदली है, चाइना में भी डेफिनेटली बदली है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रूप से शिक्षा में बदलाव आया है, जीवन यापन में बदलाव आया है। वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की बढ़ती लागत, कहीं ना कहीं आज ये हो गया कि यदि आप पर कोई भी बोझ होगा तो वो उसको अगर मानकर चलें तो उसके भरण पोषण की बढ़ती लागत भी है। इन सब चीजों ने भी कहीं ना कहीं प्रजनन दर को कम करने का काम किया है, क्योंकि अब जनसंख्या जो है उनके जीवन यापन करने के तरीके बदले हैं, शैक्षिक स्तर में सुधार हुआ है, लोग जागरूक हो गए हैं। वो समझते हैं कि ज्यादा जनसंख्या का क्या परिणाम होता है, कम जनसंख्या का क्या परिणाम होता है। तो इस सब के चलते लोग प्रजनन दर जो है वो कम हुई है, लोग कम बच्चे पैदा करने की तरफ अग्रसर हुए हैं। इसके अलावा ये है कि देश में लंबे समय तक काम करने की संस्कृति, लोगों का ये रहता है कि आप लंबे समय तक काम करते रहे हैं, है ना। आप ये चाहते हैं कि भाई मैं कम से कम समय में ही रिटायर हो जाऊं, ये सब चीज नहीं चाहते हैं। इसके अलावा ये है कि कई दंपतियों का ये भी मानना है एक बच्चा काफी है, एक बच्चा काफी, और 2 अतिरिक्त बच्चे पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। मतलब ये है कि ठीक है एक बच्चा है तो उसके लिए सफिशिएंट हम लोग मानकर और उसी नीति पर काम करने लगते हैं। तो ये सारे के सारे अदर रीजंस भी हैं जो कहीं ना कहीं आज वैश्विक स्तर पर प्रजनन दर के कम होने के पीछे हम मान सकते हैं। तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं एक चीज है कि हम यहाँ समझ के रखें कि चाइना की सरकार केवल एक बच्चा पॉलिसी को बदल कर 3 बच्चा पॉलिसी अगर कर देती है तो उसी से वहां की जनसंख्या की समस्या जो है वो बदलाव
जल्दी नहीं होने वाले हैं, उसको और अदर प्रयासों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, दूसरे कदम भी उठाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले लेक्चर में दूसरे किसी टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। और आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके उत्तर जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, शुक्रिया।